आज हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपॉली यानी अल्पाधिकार में मूल्य और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ओलिगोपॉली के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसकी कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी की थी। तो ओलिगोपॉली एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या आता है, फ्यू आपके सेलर आते हैं, कुछ ही विक्रेता होते हैं जो कि समरूप या कह सकते हैं होमोजेनियस या डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को सेल करते हैं। या तो वस्तु एक समान होगी या फिर उसमें कुछ भेद हो सकते हैं। तो वो फीचर्स थे। अब हम बात कर रहे हैं कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, इसको डिवाइड करें तो ये 3 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले बात करें तो ये फर्स्ट है आपका परफेक्ट कॉल्यूशन यानी कि पूर्ण गठबंधन। सेकंड है इम्परफेक्ट कॉल्यूशन यानी कि अपूर्ण गठबंधन। और थर्ड है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग यानी कि स्वतंत्र मूल्य। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ओलिगोपॉली का। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये कहा गया है कि ओलिगोपॉली पे ऐसे लिखिए या निबंध लिखिए, तो उस पर हम पूरा लिखेंगे उसको, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ फीचर्स और इन तीनों कैटेगरी के डायग्राम को बताना है। और अगर स्पेशल क्वेश्चन है वो सिर्फ ये कह रहा है इम्परफेक्ट कॉल्यूशन को बताइए या परफेक्ट कॉल्यूशन को या इंडिपेंडेंट प्राइसिंग को, या फिर इसे हम किंग डिमांड कर्व भी कहते हैं, विसंकुचित मांग वक्र। तो विसंकुचित मांग वाला जो ये है पार्ट, जिसे हम इंडिपेंडेंट प्राइसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन अगर स्पेशल उसके बारे में पूछा गया तो हम उसी का ही डायग्राम बनाएंगे, नहीं तो आपको तीनों कैटेगरी बतानी होगी। बात करते हैं परफेक्ट कॉल्यूशन की। परफेक्ट कॉल्यूशन का मतलब हो गया पूर्ण गठबंधन, और इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट में, सेंट्रलाइज कार्टेल और दूसरा है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो यानी कि केंद्रीकृत संघ और बाजार सहभागी संघ। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि केंद्रीकृत का मतलब हो गया कि इस कंडीशन में जो ओलिगोपॉली का मार्केट होता है वो जितनी भी फर्म्स होती है, जब भी फर्म अपने सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं या एक कह सकते हैं एक बड़े कार्टेल को क्या करते हैं, सुपुर्द कर देते हैं या उसको दे देते हैं डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि एक के हाथ में ये सारे डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हैं। और ये जो आप कह सकते हैं सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या आप कह सकते हैं केंद्रीय संगठन होता है, यही फर्म के मूल्य को और उत्पादन को डिसाइड करता है और सारी फर्म उसे फॉलो करती है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए एमसी और एमआर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ई पॉइंट पे, और ये आपका ओपी प्राइस और ओक्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। इस प्राइस ओपी प्राइस को सारी की सारी जो फर्म्स होती है जितनी भी, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि जो भी फर्म्स होती हैं उस बाज़ार में वो सारी फर्म किसी एक को प्राइस डिटर्मिनेशन करने का जो पावर है वो दे देती हैं। तो वो इस प्राइस को क्या करती हैं, डिटर्मिनेशन करती हैं और उसी के बेस पे प्राइस डिसाइड होती है। यानी कि केंद्रीय संगठन ही फर्मों के मूल्य और उत्पादन संबंधी निर्णय लेता है। जो भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है वही फर्म का प्राइस और आउटपुट डिसाइड करेगा। क्लियर है। इस पॉइंट में क्या होता है कि ऐसा करने पर, सेंट्रलाइज कार्टेल करने पर, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो एक साथ मिलता है और कॉस्ट क्या होती है, कम की जाती है। यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ग्रुप में प्रॉफिट कह सकते हैं ज़्यादा होगा, और जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो ये होता है सेंट्रलाइज कार्टेल। सेंट्रलाइज कार्टेल में क्या हो गया कि सारी फर्म्स होती हैं वो किसी एक केंद्रीय संगठन को ये पावर दे देती है, ये डिसीजन मेकिंग दे देती है कि भाई आप निर्णय लीजिए क्या प्राइस होना चाहिए और क्या आउटपुट होना चाहिए, और सारी की सारी फर्म्स होती है वो एग्री होती है, उसको एक्सेप्ट करती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है कि ग्रुप में ये प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती हैं, कंबाइंड प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है, ताकि जो लाभ है वो सभी फर्म्स को मिले। ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट शेयरिंग कार्टेल यानी बाजार सहभागी संघ। देखिए, इसमें क्या होता है कि अल्पकाल का ये जो आप कह सकते हैं स्थिति है या आपकी ओलिगोपॉली की जो ये सिचुएशन है, इसमें फर्म द्वारा जितनी भी वस्तु बनाई जाएगी वो होमोजेनियस होगी, यानी कि समरूप वस्तु होगी, और सभी फर्म्स की जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो भी इक्वल आएगी, यानी कि कॉस्ट भी आपकी समान रहेगी, इक्वल रहेगी, लागत समान आएगी। साथ ही साथ आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा वो समरूप होगा, यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसमें क्या होगा कि आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कॉस्ट होगी सबकी इक्वल रहेगी और होमोजेनियस प्रोडक्ट को यानी समरूप वस्तुओं को बनाएंगे। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि मार्केट शेयरिंग कार्टेल में क्या होगा कि एक जैसी वस्तु बनेगी और सबकी कॉस्ट क्या होगी, इक्वल आएगी। कोई भी फर्म मूल्य को कह सकते हैं, वस्तु का मूल्य है वो निर्धारित कर सकती है। कोई भी एक फर्म वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकती है और दूसरी जो फर्म्स होगी वो इसको एक्सेप्ट करेगी। क्लियर? तो यानी कि कोई भी फर्म इसमें पावर रहेगा, जबकि यहाँ पे क्या था कि हम सारी फर्म्स होती हैं वो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं यानी केंद्रीय संगठन बनाती हैं और उसको पावर देती है डिसीजन लेने का। और यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, व्यक्तिगत फर्म, वो प्राइस का डिटर्मिनेशन कर सकती हैं। लेकिन दो चीज़ ध्यान रखनी है, वस्तु कैसी होगी, होमोजेनियस यानी समरूप वस्तु होगी। और दूसरा आपको ध्यान रखना है जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए इस डायग्राम में क्या होता है कि ओ एक्स पे हम बता रहे हैं आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की मात्रा, और ओ वाई पे बताया जा रहा है रेवेन्यू यानी आगम तथा लागत को, या फिर हम कह सकते हैं कीमत को बताया जा रहा है। यहाँ पे हमने ए आर, ओलिगोपॉली में भी ए आर क्या होगा, वो इसका जो स्लोप होगा वो डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर क्या होगा, डाउन स्लोप में बनाया गया है जिसे हम प्राइस कह सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाया है आपका इंडिविजुअल ए आर, जो बनाया है स्मॉल ए आर, ये बताता है व्यक्तिगत फर्म को, यानी कि कह सकते हैं एक पर्सनल जो फर्म होती है उसके बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, व्यक्तिगत फर्म के बारे में। ये व्यक्तिगत फर्म का ए आर और ये एम आर बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या बात की थी कि व्यक्तिगत फर्म कोई भी इंडिविजुअल फर्म डिसाइड कर सकती है। तो ये तो मार्केट का पूरा बता दिया ए आर और ये बता दिया है व्यक्तिगत। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपकी MC जो है वो MR को कट कर रहा है, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने MR है वो मार्केट का नहीं बनाया है, यहाँ पे हमने व्यक्तिगत MR बनाया है, यानी कि स्मॉल MR जो है वो बनाया है। तो ये स्मॉल MR यहाँ पे बनाया है और ये हमने MC बनाया है। MC जो है, MC वो आपके MR को कहाँ पे काट रहा है, E पॉइंट में। आप चाहें तो इसे एवरेज कॉस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा क्योंकि हमने आगे ऑलरेडी बात कर रखी है कि MC जो होता है वो, MC जो होगा वो AC को उसके मिड पॉइंट पे कट करके आगे की तरफ जाएगा, और जो MC होता है वो AC से पहले ही अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट को प्राप्त कर लेता है। दूसरा इस डायग्राम में आपको ध्यान रखना है कि MC बराबर क्या हो रहा है, MR हो रहा है, और ये व्यक्तिगत फर्म के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने MC बनाया, MR कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो इस पॉइंट को जब हम ऊपर कहाँ तक लेके जाना है, जो इंडिविजुअल AR जो आपने बनाया है, इस AR का तक हमको लेके जाना है, ना कि फर्म के। ठीक है, तो इंडिविजुअल वाले तक लेके जाएंगे और यही प्राइस जो फर्म है, एक फर्म डिसाइड करेगी और वो प्राइस पूरे मार्केट की प्राइस बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये OQ तो हो गया इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन, और प्राइस कितनी होगी, OR। ठीक है, ये प्राइस है। उसी तरह से ये OQT बता रहा है, टोटल प्रोडक्शन बता रहा है। क्लियर है, और प्राइस डिसाइड उस फर्म के बेस पे ही की जाएगी, यानी कि जो OR है वही प्राइस रहेगी। क्लियर है, तो ये यहाँ पे एक फर्म के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। तो ये था आपका परफेक्ट कॉल्यूशन, जिसमें पूर्ण गठबंधन में हमने दो कंडीशन देखी, सेंट्रलाइज्ड और आपका मार्केट शेयरिंग कार्टेल। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहाँ पे सेकंड है इम्परफेक्ट कॉल्यूशन यानी अपूर्ण गठबंधन। अपूर्ण गठबंधन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपूर्ण गठबंधन जो है उसमें ध्यान रखना है कि लोअर कॉस्ट डिटर्मिनेशन द प्राइस, यानी जिस फर्म की लागत सबसे नीचे आएगी वो फर्म प्राइस को डिसाइड करेगी। यानी कि लोअर कॉस्ट डिटर्मिनेशन द प्राइस, जो फर्म की लागत सबसे नीचे आएगी वो फर्म प्राइस को डिसाइड करेगी। यानी कि कोई व्यक्तिगत फर्म ही प्राइस डिसाइड करेगी इम्परफेक्ट कॉल्यूशन में, अपूर्ण गठबंधन में। लेकिन किस फर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट सबसे नीचे आएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके डायग्राम की। OX पे हमने बताया है आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, और OY पे हम बता रहे हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट को। अब देखिए यहाँ पे AR डिनोट करा है डिमांड या प्राइस को कह सकते हैं। ये टोटल जो है सारी फर्म्स के बारे में बता रहा है, मार्केट की है। और ये AR और आपका MR, स्मॉल MR, ये बताएगा स्मॉल MR आपके पर्सनल फर्म यानी कि एक व्यक्तिगत फर्म के बारे में। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे हमने
आपने दो कंडीशन ली है, एक लिया हमने AC1 और MC1 एक फर्म के बारे में, एक फर्म जो ली है, ठीक है, और एक फर्म ली है हमने आपका यहाँ पे लिखेंगे हम यानी कि AMR और AR तो हमने एक ही लिया है पर्सनल फर्म का, लेकिन हम जो कॉस्ट है वो कम ज़्यादा बतानी है, इसीलिए AC2 और MC2 ये हमने सेकंड वाली फर्म का लिया है। ध्यान रखिएगा फर्म की कॉस्ट चेक करनी है, इसीलिए हमने AC और MC दो फर्म का अलग अलग बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे AR और MR हमने इंडिविजुअल फर्म की कॉस्ट पता लगाने के लिए बनाया है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक AC बनाया AC1 और ये MC1। ये MC1 जो है, ये MC जो 1 है वो MR1 को उस E1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने कट किया और हमने इसकी लाइन को ऊपर तक इसके AR तक, जो इंडिविजुअल वाला AR है ना वहाँ तक लेके जाना है, मार्केट तक लेके नहीं जाना है क्योंकि फर्म डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हमने थोड़ा ऊपर बनाया है AC2 और MC2 और ये E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कर रहा है। जब हम इस पॉइंट को, इस लाइन को जब ऊपर की तरफ AR इंडिविजुअल तक लेके जाते हैं तो ये प्राइस क्या बता रही है P2 और ये नीचे वाली की प्राइस क्या बता रही है P1। तो बताइए कॉस्ट किसकी कम है, P1 की या P2 की? तो P1 की कॉस्ट कम है, इसीलिए इसी की प्राइस को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसीलिए P1 प्राइस पे ही हमने क्या बना दिया है, पूरे मार्केट की प्राइस को डिनोट कर रहा है, क्लियर है। और ऊपर वाली की प्राइस थोड़ी ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली फर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि जो नंबर 1 वाली फर्म जो है उसकी कॉस्ट कम आ रही है, इसीलिए इसकी प्राइस को एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये ही देखिए यहाँ पे कट कर दिया क्योंकि इसकी प्राइस को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट वाली जो आया है ME1 पे इक्विलिब्रियम उसी की ही बात कर रहे हैं। ये Q1 बता रहा है इंडिविजुअल फर्म का प्रेडिक्शन और OQT बता रहा है पूरे बाजार का प्रेडिक्शन। तो ये था जिसमें लोअर कॉस्ट डिटर्मिनेशन किया जा रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पार्ट की, जो है इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, स्वतंत्र मूल्य निर्धारण, या फिर हमें इसे किंग डिमांड कर्व भी कहते हैं, विसंकुचित मांग वक्र। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि या तो एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट प्राइसिंग या फिर आता है एक्सप्लेन किंग डिमांड कर्व, विसंकुचित मांग वक्र। तो दोनों में ही डायग्राम एक ही बनेगा। ये जो किंग डिमांड कर्व है ये जो है वो आपके प्रोफेसर थे पॉल स्वीजी, उनके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। तो आपको ध्यान रखना है पॉल स्वीजी ने इस सिद्धांत को दिया था। इसे प्राइस रिजिडिटी भी कह सकते हैं, मूल्य दृढ़ता, क्योंकि प्राइस को एक बार स्टेबल करते हैं, उसको ज़्यादा फ्लक्चुएशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आने के भी चांस रहते हैं, क्लियर है। चलिए इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से किंग डिमांड, मतलब कौन से ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें डिमांड कर होता है वो डिसाइड नहीं रहता है, या जिसमें एक ही मांग वक्र जो है वो अलग अलग स्थिति बताती है, तो वो विसंकुचित मांग वक्र होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे OX पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बताया यानी आउटपुट बताया है, OY पे हमने प्राइस को कॉस्ट या रेवेन्यू कह सकते हैं वो बताया है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बनाया है डायग्राम, ये डायग्राम बता रहा है आपका कि यहाँ के बाद में ये क्या है हमारा AR डिमांड या कह सकते हैं प्राइस का, ठीक है। तो ये यहाँ आके क्या हो रहा है, एक कह सकते हैं टर्न कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक संकुचित, एक बिल्कुल थोड़ा सा अपनी जो आकृति है, अपनी साइज है वो बिल्कुल चेंज कर रहा है। एक कह सकते हैं एक कोना पकड़ लेता है और वो कोने का नाम हमने रखा है P, जहाँ से ये किंग हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे किंग डिमांड कर्व कहते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो MR है, MR देखिए MR ये यहाँ तक तो है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है सही चल रहा है, और आपने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है MR नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ बीच में ब्रेक होके देखिए ब्रेक है, MR यहाँ पे आपके बिल्कुल पूरा नहीं है, यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो उसके ब्रेक होने का क्या रीज़न है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑलिगोपॉली मार्केट होता है उसमें आपको बताया कि प्राइस जो होता है इसको प्राइस वार भी कहते हैं, यानी कीमत युद्ध कहा जाता है इस मार्केट को, ठीक है। इसमें क्या करती है कि अगर कोई फर्म है वो अपनी प्राइस को इंक्रीज
करती है। अगर कोई फर्म है वो अपनी प्राइस को क्या कर रही है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो इंक्रीज़ करने पर बहुत सारे कंज्यूमर क्या होंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो एक प्राइस इंक्रीज़ करने पर कंज्यूमर उसको छोड़ के चले गए, तो ये जो प्रॉफिट होता है वो दूसरी फर्म्स को हो जाता है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कभी कभी जो फर्म होती है, इस कंडीशन में जब फर्म ने प्राइस बढ़ाया और उसके जो कस्टमर है उसको छोड़ के चले गए, तो उसने जब प्राइस बढ़ाया तो दूसरी जो फर्म्स थी उन्होंने प्राइस को नहीं बढ़ाया। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि जो अदर फर्म्स होती हैं, ओटी का मतलब ओटी अदर जो फर्म्स होगी, अदर जो फर्म्स होगी वो जो होगी वो फर्म्स को वो प्राइस को नहीं चेंज करेगी। तो चेंज नहीं करे पर इस फर्म्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि इसने प्राइस बढ़ाया तो इसलिए लगा कि दूसरी फर्म्स भी प्राइस बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टनटी रहती है, इसीलिए जो डिमांड कर होता है वो अनसर्टन रहता है। तो इसने प्राइस बढ़ाने पर दूसरी फर्म ने नहीं बढ़ाया, तो जो कस्टमर थे वो दूसरी जो कॉम्पिटिटिव फर्म थे उसके पास चले जाते हैं, ठीक है। ये कंडीशन। सेकंड क्या होता है कि इसीलिए आप देखते हैं कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो फर्म्स होती हैं जब भी प्राइस को अचानक रिड्यूस करती हैं, जब प्राइस को क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो क्या होती है दूसरी जो फर्म्स होती हैं, अदर फर्म्स, वो भी प्राइस को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्म ने प्राइस रिड्यूस किया है तो उसे इतना बेनिफिट नहीं होता है जितना यहाँ पे लॉस हुआ। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे जो फर्म है वो रिड्यूस करती है प्राइस को, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि दूसरी जो फर्म होती है वो भी क्या करेगी, प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसने प्राइस नीचे इसलिए किया ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके, बट ऑल द जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती है वो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी प्राइस को। तो इस सिचुएशन में जो होता है वो आप कह सकते हैं डिमांड इतनी इंक्रीज नहीं होती है जितनी यहाँ पे डिक्रीज हुई है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इस डायग्राम के बारे में। तो देखिए हम बात करते हैं एमआर की, कि एमआर ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि एमआर ब्रेक क्यों होता है। जब देखिए व्हेन प्राइस इज सडनली हाई देन एमआर इज पॉजिटिव। जब प्राइस आपने देखा कि अभी फर्म ने बढ़ाया तो हमारा एमआर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी सकारात्मक होगा। बट सडनली द प्राइस इज डाउन, बहुत ज़्यादा प्राइस को डाउन कर देते हैं, देन एमआर इज अ ब्रेक, ठीक है। तो एमआर में क्या आ जाता है, एक आप कह सकते हैं ब्रेक आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये एमआर का जो पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। यानी जब प्राइस एकदम सडनली होते हैं तो एमआर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल बात करें कि एक प्राइस है वो उसको स्टेबल कर दिया है कि भाई 100 ही प्राइस रहेगी और 100 डिमांड है, ठीक है। और अगर प्राइस है वो सडनली 120 की किसी फर्म ने, एक फर्म ने क्या किया, प्राइस को ऊपर कर दिया, तो जो इसकी डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो जितनी भी ये इसके जो मेंबर थे, अगर हम एग्जांपल ले मेंबर के, तो ये सारे जो इसके मेंबर थे 150, ये दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि प्राइस इसने 100 से क्या कर दिया, 120 कर दिया है। सपोज दैट इस फर्म ने प्राइस को कम कर दिया यानी 80 करा, ठीक है। तो जो डिमांड होगी वो आपकी 102, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा % ही बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिमांड में कितना डिफरेंस आया है। तो ये मेन कारण होता है एक डिमांड कर्व का, आप कह सकते हैं उसका एक कोना जो निकलता है वो, यानी कि पी से जो ये कह सकते हैं अपना डिमांड कर्व जो चेंज होता है वो एक रीज़न होता है प्राइस की वजह से। और दूसरा जो एमआर जो ब्रेक होता है उसका कारण भी यही होता है कि जब ये प्राइस सडनली हाई होती है और प्राइस सडनली डाउन होती है, इसलिए एमआर में क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। क्लियर है। तो इस मांग वक्र में आप कह सकते हैं कि जो पी बिंदु है, ये जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे जो हमने पी बिंदु बनाया है, इसमें ऊंचे मूल्य पर फर्म को कल्पना करती है, लेकिन उसका जो मांग वक्र होता है वो आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल इलास्टिसिटी वाला होगा, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि जब वो प्राइस को बढ़ाएगी तो दूसरी जो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो प्राइस को नहीं बढ़ाएगी, इसलिए बिक्री उसकी कम हो जाएगी, जो हमने एग्जाम्पल 50 लिया था, ठीक है। और डीपी यानी कि ये जो डीपी मांग वक्र होता है ये एमआर को पॉजिटिव रखता है। ध्यान रखना, ये जो आपका कह सकते हैं ये डीपी भी कह सकते हैं या एबी से कह सकते हैं, ये एबी जो है वो मांग वक्र को कैसा रखता है, पॉजिटिव रखता है।
ठीक है। ये मांग वक्र आपका, ये ऊपर वाला जो है आपका इलास्टिसिटी, ये मांग वक्र को पॉजिटिव रखेगा। दूसरा अगर हम बात करें कि जब सडनली प्राइस डाउन होती है और फर्म, दूसरी फर्म भी क्या कर देती है, डाउन कर देती है, तो इसकी वजह से एमआर क्या होता है, उसमें ब्रेक आ जाता है, उसमें गैप आ जाता है। तो ये नीचे वाले अगर हम डिमांड कर की बात करें कि सडनली क्या करते हैं, प्राइस में डाउन करते हैं, प्राइस डाउन हो जाती है, तो आपका एमआर है वो उसमें क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। तो ये दो रीज़न है। और एमसी जो है वो उस गैप से ही गुजरता है। इस प्रकार जो कह सकते हैं, जो किंग है, जो आप कह सकते हैं कोना है, वो आपका मांग ये प्रकट करती है कि ओ आर जो हमने प्राइस की है, या हमने ये जो प्राइस डिसाइड की है, ये इसमें दृढ़ता होती है, इसमें प्राइस को ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करना चाहिए, वरना फर्म्स को लॉस भी हो सकता है। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट प्राइसिंग, जिसे स्वतंत्र मूल्य निर्धारण या हम कह सकते हैं किंग डिमांड वक्र। ठीक है।